भाजपा जीत रही है और हमारे सारे के सारे नेता हार रहे हैं। और वो नेता नहीं हार रहे हैं, हमारा दलित मूवमेंट हार रहा है, हमारे बाबा साहब का कारवा खत्म हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें इस बात का मंथन करना होगा कि जिस तरीके का उन्होंने वर्गीकरण के आधार पर हमें बांटा है उसको हमें एक होना पड़ेगा। जो हमारे दलित नेता हैं उनको सोचना होगा कि ये इस मानसिकता को, इस मनुवादी मानसिकता को समझकर उनको एक होकर के बैठना चाहिए। मैंने आर्टिकल लिखा था उस दौरान दुखी मन से कि जितने भी सभी नेता, दलित नेता हैं जिनके नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, चाहे मायावती हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, पृथ्वीराज हो, चंद्रशेखर जी हो, और भी जो अन्य अठवाले साहब हो, सबको आह्वान भी किया गया कई हमारे जैसे सुलझे हुए कई चिंतकों ने कि भाई आपस में बैठ के इस बात का मंथन करो कि हमारे बीच में बंटवारा ना हो। हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई आपस में ए और बी कैटेगरी की लड़ाई नहीं है। मान लीजिए आरक्षण ए और बी कैटेगरी में हमें भरगलाया गया कि हमें तो बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। आज 1 वर्ष हो गया, बताइए किस व्यक्ति को, किस एक ए कैटेगरी को या बी कैटेगरी को देश के संसाधनों में से क्या मिला? उस हमारे समाज को मार्गदर्शन करने वाले हैं सभी हमारे मार्गदर्शक और मेरे साथीगण, भाइयों और हमारी बहनें। इस कार्यक्रम में जो सेकंड सत्र रखा गया है वो उस विषय ये है कि हमारे बहुजन समाज के स्वयंभू नेताओं ने फुले अम्बेडकरी आंदोलन को आज चौराहे पर लाकर छोड़ दिया। बिल्कुल सच बात है और मैं फिर आभार प्रकट करूँगा इस संस्था का कि जिन्होंने इस विषय को उठाया। आज हम सभी लोग जितने भी बहुजन समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के लोग आज सच में हम चौराहे पर खड़े हैं। जिस तरीके से पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया, विशेष तौर पर उसके बाद जो मनुवादी शक्तियों का जो षड्यंत्र था वो कामयाब हुआ, क्योंकि 1949 में जब आखिरी संविधान सभा में बाबा साहब बोल रहे थे, उन्होंने ये तो कहा था जरूर कि संविधान के माध्यम से मैंने इस गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर तो ख़त्म कर दिया इस संविधान के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो असमानता है समाज में वो कैसे ख़त्म होगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद के हालातों को चलते चलते, क्योंकि समय का हमें सिर्फ मैं पिछले वर्ष की बात को लेकर चलता हूँ कि 1 अगस्त 2024 को जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि जिसमें वर्गीकरण किया गया ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, क्योंकि मुझे भी कई कार्यक्रम में बुलाया गया दोनों कैटेगरी की तरफ से, और दोनों कैटेगरी हमारे अपने भाई, और हमारे अपने भाई चौराहे पे खड़े होकर तलवारें लेकर के खड़े होने की स्थिति में आ गए कि मैं बड़ा, तू छोटा, वो कहे तू छोटा, मैं बड़ा, मेरा हिस्सा तू खा गया, तेरा हिस्सा मैं खा गया। बड़ी अफसोसजनक स्थिति थी। मैंने कुछ स्वयं सुना कई नेताओं से, जो स्वयंभू नेताओं की जिक्र किया है, मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि बड़ी तलवार है, हम गर्दन काट देंगे, हमारा हिस्सा खाया। तो उन्होंने कहा कि हम जो है खून बहा देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, हमारा हिस्सा खाया था। लेकिन उन स्वयंभू नेताओं को ये जानकारी नहीं थी कि ये सब षड्यंत्र रचा गया है सारा का सारा, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र सबसे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबको बराबरी का वोट का अधिकार मिला है, और वोटों की संख्या किसके पास ज़्यादा है? वोटों की संख्या हमारे पास सबसे ज़्यादा है, दलित समाज के पास सबसे ज़्यादा है, वंचित समाज के पास सबसे ज़्यादा है। और वो समाज गैर बराबरी व्यवस्था के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है, बाबा साहब को हमेशा मानता रहा है, और बाबा साहब के विचारों में चलने वाला और गैर बराबरी व्यवस्था का विरोध करने वाला कभी भी मनुवादी व्यवस्था के साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये उनको मालूम था, मनुवादी ताकतों को। तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि इनको कैसे बांटा जाए, और हमारे स्वयंभू नेता उस बहकाव में आ गए, उन मनुवादियों के षड्यंत्र के बहकाव में आकर के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। इतना भला जरूर हुआ कि उस टकराव में कुछ छोटे मोटे नेता जरूर पैदा हो गए, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जो एक कैटेगरी थी उसमें कुल मिलाकर के 35% दलितों की संख्या थी, और वो जो बाकी छोटी छोटी जातियाँ थी, जैसे खटीक समाज हो गया, धोबी समाज, बाल्मीकि समाज, सांसी समाज और भी कई समाज, उनको मिलाकर टोटल 65% जातियाँ हैं इस देश में दलितों की। उनको बगैर कुछ किए धरे
जो अगर ए कैटेगरी ने विरोध किया तो बी कैटेगरी ने उसका समर्थन किया। समर्थन किसका किया? सरकार का समर्थन किया। सरकार का समर्थन भाजपा का समर्थन किया। तो उनको बगैर कुछ किए धरे 65% जातियों का समर्थन हासिल हुआ। और ये किनकी वजह से हुआ? हमारे नासमझ स्वयं नेताओं की वजह से हुआ, जो आपस में तलवार लेकर के एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए थे, बजाय इस बात पे मंथन करने के कि मनवादी ताकतों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र क्या रचा है। इस जजमेंट के माध्यम से हमें एक दूसरे का विरोधी कैसे बनाया है। आज कोई भी दलित नेता, चाहे वो ए कैटेगरी का हो चाहे वो बी कैटेगरी का हो, अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। कारण दलितों का वोटों का विभाजन हो गया। पहले ये होता था कि एक दलित नेता किसी जाति खड़ा होता था तो ये बात होती थी भावना कि हमारा समाज का व्यक्ति तो हम इनको वोट करना है हमने, तो पूरा 100% दलित समाज का ऑलमोस्ट वोट उस व्यक्ति को, उस हमारे उम्मीदवार को मिलता था और वो जीत जाता था। 70 से 80% हमारे दलित नेता ऐसी सीटों पर जहाँ दलितों की बहुतायत तौर पर वोटों की संख्या थी वहाँ जीत जाते थे। लेकिन आज आप सोचिए कि आज की परिस्थिति क्या है कि वोटों का वर्गीकरण, उन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण तो किया, साथ में वोटों का वर्गीकरण अपने आप हो गया और आज भाजपा जीत रही है और हमारे सारे के सारे नेता हार रहे हैं। और वो नेता नहीं हार रहे हैं, हमारा दलित मूवमेंट हार रहा है, हमारे बाबा साहब का कारवा खत्म हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें इस बात का मंथन करना होगा कि जिस तरीके का उन्होंने वर्गीकरण के आधार पर हमें बांटा है उसको हमें एक होना पड़ेगा। जो हमारे दलित नेता हैं उनको सोचना होगा कि ये इस मानसिकता को, इस मनोवादी मानसिकता को समझकर उनको एक होकर के बैठना चाहिए। मैंने आर्टिकल लिखा था उस दौरान दुखी मन से कि जितने भी सभी नेता, दलित नेता हैं जिनके नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, चाहे मायावती हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतराज हो, चंद्रशेखर जी हो और भी जो अन्य अठवाले साहब हो, सबको आह्वान भी किया गया कई हमारे जैसे सुलझे हुए कई चिंतकों ने कि भाई आपस में बैठ के इस बात का मंथन करो कि हमारे बीच में बंटवारा ना हो। हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई आपस में ए और बी कैटेगरी की लड़ाई नहीं है। मान लीजिए आरक्षण ए और बी कैटेगरी में हमें बरगलाया गया कि हमें तो बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। आज 1 वर्ष हो गया, बताइए किस व्यक्ति को, किस एक ए कैटेगरी को या बी कैटेगरी को देश के संसाधनों में से क्या मिला उस आरक्षण के आधार पर? क्या कहीं टेंडर मिला, क्या कहीं नौकरी मिली, क्या कोई बिजनेस में कुछ मिला, या इस देश के संसाधनों में, खनन में कहीं किसी नई देश में हिस्सेदारी मिली हो? किस विषय में हिस्सेदारी मिली हो बताइए आप हमें। रिजल्ट 0 है। तो हम आपस में लड़ने के लिए नेताओं ने हमें क्यों उकसाया? उन नेताओं को आपको पहचानना होगा, उन नेताओं से प्रश्न पूछना होगा कि आपने हमें क्यों बढ़वाया और आपने हमें अपने बाबा साहब के रास्ते से क्यों भटकाया। उनको बहुत पकड़ना होगा और उनसे सवाल पूछना होगा और सवाल आपने पूछना है, नेता नहीं पूछेगा क्योंकि उनको वोट का खतरा होता है। अधिकार हमारा छीना जा रहा है, शोषण हमारा होगा, हमारी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार शोषण होगा, हमारे बच्चों के कैरियर खत्म होंगे। इस विषय में आपको सोचना होगा, नेता नहीं सोचेगा, नेता अपनी तरफ वोटों की फिक्र करेगा। ये जो छोटे मोटे नेता इस माध्यम से पैदा हुए हैं वो अपने आप को बड़े नेता बनने के लिए या टिकट मांगने के लिए या किसी की जीत करके कोई पद हासिल करने के लिए वो काम करेंगे। लेकिन नुकसान किसका है, शोषण किसका है, ये प्रश्न आपने सोचना होगा और उन नेताओं को पकड़ना होगा। या तो उन नेताओं से सवाल पूछिए या ये कहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये तलवारें खींचने के बाद आपने हमें क्या परिणाम दिया? क्या मनुवाद का शोषण खत्म हुआ? क्या हमें बच्चों को नौकरियां मिली? क्या हमें कहीं अधिकार मिले? क्या हमारे संसाधनों में अधिकार मिला, हिस्सेदारी मिली? तो साथियों ये प्रश्न आपको पूछना हो नेताओं से, जो ये इसमें आज का जो कार्यक्रम में जो विषय रखा गया स्वयंभू नेता, उन स्वयंभू नेताओं से और बाबाओं से भी, जैसे बाबाओं से सावधान किया जा रहा है वैसे ही आपको स्वयंभू नेताओं से सावधान होना है। उनके पीछे ना लग करके अपनी असली बातें उनसे पूछिए कि आप हमें किस दिशा में कहाँ ले जा रहे हैं। तो साथियों ये प्रश्न है आपका, वर्गीकरण के मामले में आप बहकावे में ना आए। ये हमें आपस में बांटने का तरीका बारे और कुछ नहीं है। अगर किसी को मिला हो तो बताएं, इस वर्गीकरण से अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। हाँ, भाजपा को सत्ता जरूर हासिल हुई है इस वर्गीकरण के आधार पर। तो इस विषय में सोचना होगा। धन्यवाद आपका, इस मंच का धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।